वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ज्ञानशला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको एमपीपीएससी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जो एमपीपीएससी का नया पैटर्न अभी हाल ही में जारी किया गया है उसको हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएं और धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लगातार जुड़े रहिए ज्ञानशला एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज हम बात करते हैं जो एमपीपीएससी है उसने अपना न्यू सिलेबस जारी किया है 2024 की परीक्षा के लिए। तो इसमें उन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज किया गया है जिसमें जो 10 यूनिट हैं टोटल, उन 10 यूनिट्स में जो 10वीं यूनिट में पहले क्या आयोग थे उस आयोग को हटाकर अब उस 10वीं यूनिट में क्या जनजातियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो जनजातियों से पूछे जाएंगे। पूरी एक यूनिट इसको सेपरेट कर दी गई है। इसके अलावा मेंस की जो परीक्षा योजना है उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो मैं आपको ज्ञानशला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो कि नया नया अभी ऐड हुआ है। अब हमें इसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड तरीके से पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो आज हम क्या डिस्कस करते हैं कि जनजातियों का सिलेबस है, जो प्रीलिम्स की 10th यूनिट का सिलेबस है, वो क्या डिसाइड किया है एमपीपीएससी ने और हम उसको किस तरीके से कवर करेंगे, कौन कौन से आयाम, कौन कौन से सेक्टर्स हम उसमें देखेंगे। तो आइए सिलेबस पर आते हैं। बिल्कुल समय न लेते हुए आप लोगों का सिलेबस क्या है कि भाई मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये क्या है प्रीलिम्स की यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां। इसमें मध्य प्रदेश जनजातियों की विरासत में हम क्या क्या जानेंगे। जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजातियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं, क्रियाएं या जो रहन सहन का तौर तरीका है, जो घरों के तौर तरीके हैं या जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हैं और ये लेकर जाते हैं उसको। तो इस विरासत के बारे में, फिर लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में, जो विभिन्न जनजातियां हैं उनकी लोक संस्कृति क्या है, कौन से त्योहार मनाते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का उनका तर्क क्या है। फिर किन पद्धतियों के माध्यम से, किन पद्धतियों के साथ ये इन संस्कृति त्योहारों को अपनाते हैं। अगर उनमें रहन सहन की और पहनावे की अलग संस्कृति है तो उसका विकास ऐसा क्यों हुआ। किसी देवता को पूजते हैं वो तो क्यों पूजते हैं, किस पद्धति के माध्यम से पूजते हैं, या आपस में उन्हें पारिवारिक सत्ता हस्तांतरण की कोई अलग संस्कृति है तो क्यों है, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे सत्ता हस्तांतरण वो परिवार में होता है। ये संस्कृति जो पीढ़ीगत पीढ़ी हस्तांतरित होती है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर इससे संबंधित जो प्रमुख साहित्य है वो भी हम इसमें समझेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। इन्होंने स्पेसिफिक यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंशन किया है, लेकिन जैसा कि पीएससी का कल्चर रहा है इसके साथ हम मध्य प्रदेश के जो अविभाजित मध्य प्रदेश था छत्तीसगढ़, तो कुछ बेसिक हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां या जो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व जो बुल्ढाना, अकोला, नागपुर, भंडारा, यवतमाल, ये सारी चीज़ें भी थीं। तो यहाँ का भी कुछ बेसिक हम चीज़ें समझेंगे और देखेंगे जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में इसमें। और भौगोलिक विस्तार जैसे कि भाई आप लोगों को पता है ये क्या है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, कुछ इस तरीके से ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। और इसमें आप लोगों को पता है कि भाई ये वाला रीजन जो है यहाँ पर भील जनजाति है, यहाँ पर क्या कोल जनजाति है, इस रीजन में सहरिया जनजाति है, यहाँ जो नर्मदा घाटी है इसके दोनों ओर क्या गोंड जनजाति है, यहाँ बैगा जनजाति है, यहाँ कोरकू जनजाति है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में टोटल कितनी 46 जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो उनका भौगोलिक विस्तार क्या है, किस जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है या कितना उनका घनत्व है। इसके अलावा जनसंख्या में उनका वितरण कैसा है, उस जिले की व्यवस्थाओं में उसका सहयोग कैसा है, इन सभी डायमेंशंस को हम इसमें कवर करेंगे।
फिर इसके बाद और क्या ऐड किया है इसमें कि मध्य प्रदेश मतलब जनजातीय संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान में जनजातियों से संबंधित जो जो भी प्रोविजन किए गए हैं, चाहे वो अनुसूचियों में हो, अनुसूची 5 और 6 की बात हो या आर्टिकल 338 ए की बात हो, सिविल सेवाओं में आरक्षण की बात हो या शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन की बात हो, वहाँ क्या क्या जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान आरक्षण के लिए या किसी समिति में इनके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जो स्पेसिफिक प्रोविज़न किए गए हैं अलग अलग संविधान के आर्टिकल्स में, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे और वो हम इसमें याद भी करेंगे। आपको इन सभी चीज़ों का मटेरियल कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा ज्ञानशिला अकेडमी के द्वारा। फिर आगे आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया क्या मध्य प्रदेश में कितनी 46 जनजातियां हैं, तो उन जनजातियों के बारे में बेसिक चीज़ें हम जानेंगे, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ इस पॉइंट में हम क्या केवल भौगोलिक विस्तार के बारे में जान रहे थे, लेकिन इसमें हम इनकी और और विशिष्टताओं के बारे में भी जानेंगे कि उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, उनके निवास स्थान कैसे हैं, उनकी और अलग संस्कृति का कुछ अंतर है तो उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे आपने घोटुल के बारे में सुना होगा कि माड़िया जनजाति क्या युवाग्रह होते हैं घोटुल, ऐसी अलग अलग जनजातियों के भी युवाग्रह होते हैं तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर उनके अलग अलग जो क्रियाकलाप हैं, परंपराएं हैं, जो घोटुल में पद दिए जाते हैं, उन पदों के बारे में हम जानेंगे, कैसे उसका निर्धारण होता है, कैसे गठन होता है। इन सभी आयामों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जो हमारी क्लास चलेगी सभी। फिर इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, तो जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को पता होगा, मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। ऐसे ही और भारत की भी हैं। अब जो विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतु जनजातियां हैं, तो ये कौन कहलाती हैं, कौन सी जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां या घुमंतु जनजातियां हैं, क्यों हैं, इनकी व्यवस्था कब से प्रारंभ की, क्यों इन्हें ये कहा जाता है या क्यों इन्हें घुमंतु जनजातियां कहा जाता है, किसने इन्हें ये दर्जा देने की सिफारिश की, कौन सा आयोग गठित हुआ था इनके दर्जे के लिए, कौन से प्रावधान संविधान में किए गए हैं, कौन से स्पेसिफिक इन्हें सुविधाएं मिलती हैं, इसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं या इससे संबंधित कोई योजना है तो वो भी हम इसमें जानेंगे। फिर जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, तो सरकार के द्वारा, इसमें मध्य प्रदेश स्पेसिफिक नहीं लिखा है, हालांकि यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, फिर भी हम मध्य प्रदेश 80% पोर्शन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए योजनाएं और कुछ केंद्र की योजनाएं ऐसी जो मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में हम इसमें जानेंगे, चाहे वह रोजगार के लिए हों, उनके वन अधिकारों के लिए हों या आवास के लिए हों या जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हों या स्वास्थ्य सुविधा के लिए हों या शिक्षा की दर बढ़ाने के लिए हो, महिला सशक्तिकरण के लिए हो, कोई भी हो, हर तरीके की योजनाएं हम इसमें पढ़ेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं, तो जनजातीय संस्कृति है उसकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परंपराएं इनमें चलती हैं। गुदना किसी में चलता है कि गुडना ठुड्डी पर बनाया जाएगा, किसी जनजाति में चलता है कोहिनी पर बनाया जाएगा, किसी में चलता है कि अगर कोई पर्व है तो उस पर्व पर हम इस तरीके का चित्र बनाएंगे, किसी में चलता है कि दरवाजे जो परिघर में दरवाजा है एक ही होगा। तो अलग अलग जो परंपराएं अलग अलग जनजातियों से संबंधित हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उसके पीछे क्या लोक कथा किंवदंती है वो भी हम इसमें जानेंगे, समझेंगे, हम डेप्थ स्टडी करेंगे इसकी, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2 बार से जो पेपर आ रहा है जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो हमें इसको डिटेल्ड पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकियों के साथ और हमें फोकस करना है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन पर हम फोकस करेंगे। फिर इसके बाद क्या, जनजातियों की विशिष्ट कलाएं, जैसे कुछ बेसिक नाम जो भी आप लोगों में से पहले पढ़ चुका होगा थोड़ा बहुत, तो क्या भाई इनकी हस्तशिल्प कलाएं हैं, शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, घर बनाने की कला है या कोई अलग सा उत्पाद बनाने की कला है, नृत्य कला है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें विशिष्ट कलाओं के बारे में। त्योहार और उत्सव
जो जनजातियों के त्योहार होते हैं, जैसे भगोरिया पर्व भील जनजाति का होता है, मड़ई महोत्सव मनाया जाता है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि भगोरिया है क्यों आयोजित किया जाता है, कितने दिन का है, उसमें क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं। मड़ई है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं और इनके प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो अलग अलग दिन होते हैं उनमें क्या क्या आयोजन होते हैं, इन सब के बारे में, और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, प्रारंभ कैसे हुई, ये सभी डायमेंशन हम कवर करेंगे हर एक टॉपिक को लेकर। फिर इनकी भाषा, बोली एवं साहित्य। तो जो जनजातियां हैं इनकी प्रत्येक जनजाति की पृथक पृथक बोली होती है, तो इन सभी की बोलियों के बारे में हम पढ़ेंगे। बोलियों के साथ साथ इनकी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनके शब्दों की उत्पत्ति हुई और कैसे इनका अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाता है। अगर किसी बोली या भाषा को संरक्षण मिला है तो किस प्रोविजन के तहत इनको संरक्षण मिला है और क्या क्या संरक्षण मिले हैं, ये सभी डायमेंशन हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं इनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। जैसे आपने क्या टांटाविल खाज्या नायक और भीमा नायक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इनके बारे में जानेंगे। शंकर साय रघुनाथ साय हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनके अलावा गंजन सिंह कोरकू हैं, बहुत सारे लोग, रेमाबाई, बेमाबाई, बत्तोबाई, गुड़िया, गुड्डोबाई, इन सबके तो हैं ही। इनके अलावा भी बहुत सारी जनजातीय हस्तियां हैं जिन्होंने भारत के और मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, चाहे वह 1857 क्रांति के पूर्व हो, 1857 क्रांति के दौरान हो, उसके पश्चात हो, गांधी युग में हो, सभी के बारे में हम डिटेल्ड इसमें एनालिसिस करेंगे और उसको पढ़ेंगे। फिर प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब देखिए आपको यहाँ गौर करने की ज़रूरत है, गौर कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इसमें ये नहीं लिखा है कि आधुनिक व्यक्तित्व, प्राचीन काल के व्यक्तित्व, कि मध्यकाल के व्यक्तित्व या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के व्यक्तित्व, नहीं। इसमें आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर राजा भोज के समय पे कोई जनजातीय व्यक्तित्व रहा होगा तो वो भी, चंदेलों के समय पे रहा होगा वो भी, मुगलों के समय पर रहा होगा वो भी, और अंग्रेजों के समय रहा होगा वो भी, और स्वतंत्रता पश्चात वो भी, कोई भी जनजातीय व्यक्तित्व पूछा जा सकता है। तो सब के बारे में आपको बहुत ही डिटेल्ड अच्छे से पढ़ना है, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसके साथ बाद में आप क्या, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन। अब संस्थान और संग्रहालय क्या भाई, अगर बहुत अलग अलग जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं जनजातियों के विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए, तो उन सब के बारे में कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकाशन हैं कि जनजातियों से संबंधित लेख और पुस्तकें या रिसर्च पेपर जारी करते हैं। इसके साथ हम इसमें क्या और पढ़ेंगे, जैसे भाई जो अलग अलग रिसर्चर्स हैं अंग्रेजों के ज़माने में और अंग्रेजों के बाद स्वतंत्रता पश्चात, जैसे वेरियर एल्विन हुए, ग्रियर्सन हुए, एल्विन, ग्रियर्सन, ठक्कर वापा, ऐसे करीब 10 से 15 हैं, क्या हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जनजाति के संबंध में अपने संग्रह प्रकाशित किए हैं, रिसर्च पेपर जारी किए हैं। तो उनकी प्रमुख डिटेल्स भी हम जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च की, किस संस्कृति के बारे में, किस परंपरा के बारे में, किस सामाजिक संस्था के बारे में क्या क्या कहा है, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनसे संबंधित हम कथन भी पढ़ेंगे, इनसे संबंधित हम मिथकों के बारे में भी पढ़ेंगे, लोक कथाओं को जानेंगे, हम इनके देवी देवता के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो पूजनीय वस्तुएं हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे।
जो देवी देवता हैं वो क्यों पूजे जाते हैं, क्यों, या इनकी पूजन पद्धति क्या है, इनकी पूजने की पद्धति क्या है, इसके बारे में भी हम इस अपने लेक्चर्स में जानेंगे। सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। कॉन्सेप्ट बनाएंगे इन चीज़ों का, और आपको पता है जिस चीज़ का हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं। हम रेक्टाफिकेशन पर ध्यान ना देकर हम कॉन्सेप्ट बनाने पर फोकस करेंगे। तो आप लोगों को विश्वास दिखाना होगा ज्ञानशिला एकेडमी पर। और इसके अलावा सिलेबस में और क्या है, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो लोक संस्कृति में क्या, जो लोक में प्रचलित हो, ये जनजातियों से थोड़ी हटके भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसमें। जनरली आदिवासी लोक नृत्य, आदिवासी लोक कलाएं, आदिवासी लोक नाट्य, आदिवासी लोक नृत्य, ये तो होंगे ही। साथ ही साथ कुछ लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक कलाएं भी प्रचलित हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। इस यूनिट में आप और क्या जानेंगे, तो और आप जानेंगे क्या कि भाई जनजातियों की प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं कौन सी हैं। हस्तकला, शिल्पकला, यदि इनकी कोई शासन व्यवस्था है, विशिष्ट शासन व्यवस्था है, तो वह भी हम इसमें कवर करेंगे। अगर विशिष्ट शासन व्यवस्था के अलावा इनकी कोई अलग से पद्धति है, कोई अलग संस्था है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर संविधान में कोई अलग संस्था की, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय विकास परिषद, आदिम जाति मंत्रणा परिषद या जनजातीय आयोग, तो वो भी हम डिटेल्ड इसमें पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। लगातार हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम समय में, कम से कम लेक्चर्स में ये आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। यही नहीं, हमारी पूरी योजना है कि हम केवल इस यूनिट को ही नहीं, हम प्री की 10 यूनिट आपको उपलब्ध कराएंगे, और ये पूरी यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल की जाएंगे। अब इसकी गुणवत्ता और जो कंटिन्यूटी है, ये डिपेंड करेगी आप लोगों के रिव्यू कैसे आते हैं, उससे इसकी गुणवत्ता और कंटेंट भी आपको मिलेगा भरोसेमंद। तो भरोसा कीजिए ज्ञानशिला एकेडमी पर और जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द हमारी जनजातियों पर पहली क्लास कल जारी की जाएगी, और सारी क्लासेस, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की क्लासेस अभी चल रही हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए उन क्लासेस को। और प्रीलिम्स फोकस कीजिए, प्रीलिम्स 2024 ये आपका फोकस होना चाहिए। और हम सबका एक ही टारगेट है कि हमें आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना है। हम आपको अगर पॉसिबल होगा तो पीडीएफ, जो कंटेंट है उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे ज्ञानशिला एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। सो प्लीज़ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानशिला एकेडमी। थैंक यू सो मच।